हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का टॉपिक यथार्थवाद सिद्धांत, मॉर्गनथाउ का यथार्थवाद सिद्धांत जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एवरी ईयर में रिपीट होता है। तो इसका परिचय पढ़ते हैं आखिर ये है क्या। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी सिद्धांत आदर्शवाद का विरोधी है और ये राजनीति में ये शक्ति को प्रमुख तत्व मानता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत का यथार्थवादी सिद्धांत है, ये आदर्शवाद का विरोधी है, आदर्शवाद का विरोध करता है और ये राजनीति में ये शक्ति को प्रमुख तत्व मानता है। यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष मानता है। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत का जो यथार्थवादी सिद्धांत है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष मानता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राजनीतिक हित के लिए शक्ति का प्रयोग करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक यथार्थवाद के प्रमुख समर्थक हैंस जे मॉर्गनथाउ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत के निर्माण का श्रेय मॉर्गनथाउ को जाता है। तो ये कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र में अपने राजनीतिक हित के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसके मुख्य विचारक विचारक हैं मॉर्गनथाउ। तो बढ़ते हैं 18वीं और 19वीं शताब्दी में लोग राजनीतिक यथार्थवाद से परिचित तो थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक विस्तृत सिद्धांत के रूप में 1945 के बाद जब मॉर्गनथाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद के सिद्धांत को दिया। मतलब 18वीं और 19वीं शताब्दी में तो लोग यथार्थवाद को जानते थे, परंतु पूर्ण रूप से इसके बारे में विस्तार रूप से किसने बताया, मॉर्गनथाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद के सिद्धांत को दिया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि मॉर्गनथाउ के अनुसार ये है क्या। तो मॉर्गनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अन्य सभी राजनीति की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है। तो मॉर्गनथाउ के अनुसार वो कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो शक्ति के लिए संघर्ष है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की शक्ति के द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो प्रत्येक राष्ट्र क्या करता है, अपने राष्ट्रीय हितों को पाने के लिए राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग करता है। मॉर्गनथाउ ने यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों का वर्णन किया है, जिनको मिलकर संपूर्ण रूप से यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक पूर्ण सिद्धांत बनता है। तो मॉर्गनथाउ ने क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 सिद्धांतों का वर्णन किया है, जिनको मिलाकर संपूर्ण रूप से यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक पूर्ण सिद्धांत बनता है। तो मॉर्गनथाउ के 6 सिद्धांत क्या है, तो पढ़ते हैं। पहला, राजनीति उन नियमों द्वारा चलती है जो मानव स्वभाव पर होते हैं। तो ये कहते हैं राजनीति का किस पर चलती है, उन नियमों पर चलती है जो मानव स्वभाव पर होते हैं। सामान्य समाज की तरह राजनीति भी उन यथार्थवादी नियमों से संचालित होती है जो मानव प्रकृति में निहित है। तो सामान्य समाज भी राजनीति की उन यथार्थवादी नियमों से संचालित यानी चलती है जो मानव प्रकृति में निहित है। मनुष्य जिन नियमों के तहत क्रियाकलाप करता है वे सार्वभौम है। मतलब मनुष्य जिन नियमों के तहत अपने कार्य करता क्रियाकलाप करता है वो क्या सार्वभौमिक है। और राजनीति के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए इन वस्तुनिष्ठ नियमों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और राजनीतिक के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए इन नियमों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, ये मॉर्गनथाउ कहते हैं। तभी अनुभव वे तथ्यों के आधार पर एक राजनीतिक सिद्धांत की रचना कर सकते हैं और तभी एक अनुभव वे तथ्यों के आधार पर एक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यह है तो ये सिद्धांत मॉर्गनथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत का केंद्र बिंदु है। तो ये सिद्धांत क्या है, मॉर्गनथाउ के सिद्धांत का केंद्र बिंदु है, जिसमें वह कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के रूप में परिभाषित होती है। तो यहाँ हम पहले पॉइंट से ही पढ़ते हुए हैं कि
वो शक्ति को संघर्ष बताते हैं। तो मॉर्गनथाउ मानते हैं कि शक्ति के रूप में परिभाषित हित वह प्रमुख मार्गदर्शक है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यथार्थवादी का पथ प्रदर्शन करता है। तो मॉर्गनथाउ क्या मानते हैं, शक्ति के रूप में वह एक प्रमुख मार्गदर्शक हैं, शक्ति को एक प्रमुख मार्गदर्शक बताते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यथार्थवाद का पथ प्रदर्शन करते हैं। विदेश नीतियों के निर्धारक सदैव शक्ति को राजनीति का केंद्रीय तत्व मानते हैं तथा इसी आधार पर नीति का निर्माण करते हैं। तो वो कहते हैं कि विदेश की जितनी भी नीतियों का निर्माण होता है वो शक्ति के अनुसार होता है। जिस देश की शक्ति अत्यधिक होती है उसकी नीतियाँ अधिक प्रभावशाली होती हैं, कहने का अर्थ यह है। तो राष्ट्रीय हित सदैव ही परिवर्तनीय है। किसी भी राष्ट्र की नीतियाँ तथा कार्य सदैव राष्ट्रीय हित द्वारा संचालित होते हैं। यह सिद्धांत राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं मानते। तो ये कहते हैं किसी भी राष्ट्र की नीतियों तथा कार्य सदैव क्या होते हैं, राष्ट्रीय हितों द्वारा संचालित होते हैं। ये सिद्धांत राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। तो ये कहते हैं जो ये अवधारणा दी हुई है कि किसी भी नीतियों कार्यों का निर्माण सदैव राष्ट्रीय हित में किया जाता है, ये सत्य नहीं है। ये इस बात को अवहेलना करते हैं, मानते नहीं हैं। तो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्र अपनी नीतियों का निर्माण करता है। तो बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार क्या है, राष्ट्र अपनी नीतियों को भी बदल देता है। और चौथा सिद्धांत है कि शुद्ध नैतिक नियम राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते। तो चौथा नियम ये कहता है राजनीतिक यथार्थवाद नैतिक नियमों के महत्व को मानता है, मतलब नैतिक नियमों महत्व को मानता है, परंतु उसका यह विश्वास है कि सर्वमान्य रूप से उन्हें राज्य के कार्य पर लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन उनका मानना क्या है कि इन नियमों को राज्य पर लागू नहीं किया जा सकता सर्वमान्य होने के बावजूद भी। इसलिए मॉर्गनथाउ का मानना है कि विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य नहीं है। तो इसलिए कहते हैं विवेक यानी कि कौशल, मतलब ज्ञान होना ही राजनीति का उच्चतम मूल्य नहीं है। नैतिक नियमों का पालन विवेक और उसके परिणाम पर करना चाहिए। तो जो नैतिक नियमों का पालन है अपने विवेक और उसके परिणाम के अनुसार ही करना चाहिए कि उसके परिणाम क्या निकलते हैं उस नियम के, और आपकी समझ क्या कहती है उसमें। तो राज्य का सबसे प्रमुख गुण अपने अस्तित्व की रक्षा करना है। तो राज्य का सबसे प्रमुख गुण क्या है, अपने अस्तित्व की रक्षा करना है, स्वयं की रक्षा करना। इससे कोई भी राष्ट्र समझौता नहीं कर सकता। तो एक राष्ट्र के नैतिक आकांक्षाओं तथा सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों में अंतर होता है। तो 5वां पॉइंट है, वो कहते हैं कि एक राष्ट्र के नैतिक आकांक्षाओं मतलब इच्छाओं तथा सार्वभौम नैतिक मूल्यों में अंतर होता है। दोनों में क्या होता है, सार्वभौमिक मूल्यों और नैतिक मूल्यों और आकांक्षाओं में अंतर होता है। तो ये कहता है राजनीतिक यथार्थवादी किसी राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक नैतिक मूल्य से अलग मानता है। तो ये कहता है राजनीतिक यथार्थवाद किसी राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों से अलग मानता है। दोनों क्या है, अलग है। नैतिक मूल्य, किसी राष्ट्र के नैतिक मूल्य और सार्वभौमिक मूल्य दोनों क्या है, अलग अलग है। राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने में ध्यान देते हैं, ना कि सार्वभौमिक नैतिक नियमों के पालन करने में। जो राष्ट्र होते हैं वो क्या क्या करते हैं, अपने राष्ट्रीय हितों पर ध्यान देते हैं, ना कि किसी राज्य के सार्वभौमिक नैतिक अधिकारों पर ध्यान देते हैं कि इनका पालन करना चाहिए। नैतिक नियम जो सारी दुनिया पर लागू हैं, राष्ट्र पर लागू नहीं किए जा सकते। ये कहते हैं जो नैतिक नियम सारी दुनिया पर लागू हैं वो राष्ट्र पर लागू नहीं किए जा सकते। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वायत्तता। तो राजनीति यथार्थवादी राजनीति के क्षेत्र की स्वायत्तता में विश्वास करता है। राजनीतिक क्षेत्र उतना ही स्वायत्त है जितना कि आर्थिक व कानून का क्षेत्र। तो ये कहता है राजनीति यथार्थवादी राजनीति के क्षेत्र को स्वायत्तता के विश्वास करता है, मतलब स्वायत्तता से अर्थ है कि राजनीति अपने द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करे। राजनीतिक क्षेत्र उतना ही स्वायत्त है जितना कि आर्थिक व कानून का क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र उतना ही स्वायत्त है, मतलब अपनी लिए प्रतिक्रिया करता है जितना कि कोई भी आर्थिक या कानूनी क्षेत्र करता है। तो इसकी आलोचना है कुछ। मॉर्गनथाउ का सिद्धांत ना तो पूरी तरह अनुभव सिद्ध और ना ही तर्कसंगत है। तो मॉर्गनथाउ का जो सिद्धांत है कुछ विचार कहता है कि ये पूर्ण रूप से अनुभवों पर आधारित नहीं है, मतलब अनुभवजन्य नहीं है, और ना ही तर्कसंगत है, ना ये तर्कसंगत है। तो इनका सिद्धांत मानव स्वभाव पर आधारित है, जबकि मानव स्वभाव की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं होती। तो इनका स्वभाव किस पर आधारित है, मानव के स्वभाव पर आधारित है, जबकि मानव स्वभाव की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं होती है।
यह सिद्धांत एक पक्षी है क्योंकि यह हित संघर्ष को मूल मानता है, हालांकि सहयोग भी कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कारक है। तो तीसरी आलोचना है कि यह सिद्धांत एक पक्षी है क्योंकि यह केवल हित संघर्ष पर ध्यान देता है, जबकि यह सहयोग संघर्ष पर तो ध्यान देता नहीं, क्योंकि बिना सहयोग के कोई भी राष्ट्र निर्माण विकसित नहीं हो सकता। यह सिद्धांत शक्ति के रूप में परिभाषित हित पर बल देता है, जबकि राष्ट्रीय हित को अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं। ये सिद्धांत शक्ति के रूप में परिभाषित होता है, ये केवल शक्ति को केंद्र मानता है, जबकि राष्ट्रीय हित को अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं। केवल विवेक या बुद्धि ही नीतियों का निर्धारण नहीं है। ये कहते हैं केवल विवेक और नीतियों का निर्माण ही बुद्धिमत्ता का विवेक और बुद्धिमत्ता ही नीतियों का निर्धारक नहीं है। IR में लोगों के विचार भी दिशा की नीति को प्रभावित करते हैं। तो IR जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें क्या है, व्यक्तियों के विचार भी लोगों को मतलब राष्ट्रीय स्तर को प्रभावित करते हैं। तो ये सिद्धांत मूल रूप से यथार्थवादी नहीं है। तो ये मूल रूप से क्या है, यथार्थवादी नहीं है, ये इसकी आलोचना है। क्योंकि मॉर्गनथाउ ने कई जगह पर ऐसा कहा है कि राष्ट्र को ऐसा होना चाहिए, राज्य की नीति ऐसी होनी चाहिए। तो स्वायत्तता की धारणा अस्पष्ट है। तो स्वायत्तता की धारणा क्या है, अस्पष्ट है। यह सिद्धांत केवल शक्ति के ही चारों ओर घूमता है। ये सिद्धांत केवल शक्ति के ही चारों ओर घूमता है, इसीलिए इसे सामान्य सिद्धांत नहीं कह सकते। ये केवल शक्ति कहना करता है, केवल शक्ति को बल देता है और शक्ति को सर्वोपरि मानता है, इसलिए हम इसको एक अच्छा सिद्धांत नहीं कह सकते, अच्छा सामान्य सिद्धांत। निष्कर्ष क्या निकलता है, अनेक कमियों के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मॉर्गनथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी इतनी आलोचना होने के बाद भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व को आदर्शवाद से निकालकर यथार्थवाद की ओर ले जाने में मॉर्गनथाउ ने योगदान दिया है। मॉर्गनथाउ विश्व राजनीति के समकालीन लेखकों में सबसे महान है। तो ये इसका निष्कर्ष था। निष्कर्ष आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको अंदर समझ में आए। मैंने इस टॉपिक को बहुत छोटा करके आपको समझाया है यथार्थवाद। तो आपको पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।